Hello students, welcome to KP classes. This is me, Samriddhi Nolakha, and as promised, we are going to start a brand new crash course for your board examinations in which we are going to do holistic revision of all the subjects and all the chapters. And apart from that, we are going to discuss all the mock questions, previous year questions, and we will be doing detailed analysis of this year question paper. So without any wasting time, let's begin with chapter 1 of political science, which is end of bipolarity. So end of bipolarity जानने से पहले ये जानते हैं कि बाइपोलर वर्ल्ड था क्या। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो वर्ल्ड got divided into two superpowers, USA and USSR. So in this chapter we are going to discuss about USSR कि how it was formed, कैसे उसने एक सुपर पावर का रोल निभाया एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन द ईयर 1991 यूएसएसआर गॉट डिसइंटीग्रेटेड, वो टूट गया जिसकी वजह से यूएसए को एक जरिया मिला कि वो एक हेजेमन बन सके। तो कहानी शुरू होती है रशियन रेवोल्यूशन से। आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन यूएसएसआर यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इट केम इनटू बीइंग आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन इन 1917. So actual year of formation of USSR was 1922. USSR came into being in the year 1922 रशियन रेवोल्यूशन के होने के बाद, and this revolution was inspired by ideals of socialism and opposed to capitalism and need for egalitarian society, which means equal society where every individual, every person is treated equally. No one is above the law, no one is below the law. So ये आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म की कि जितनी भी रिसोर्सेज होंगी कंट्री में will be owned and controlled by the state. जी हाँ, सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी जो यूएसएसआर जिस आइडियोलॉजी पे फॉर्म हुआ था, that was none other than socialism. तभी इसका नाम एक यूनियन था, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. So the Soviet political system centered around the Communist Party and no other political party or opposition was allowed. So Soviet system when it was established, एक single party was ruling जिसका नाम था Communist Party and economy was planned and controlled by the state. तो ये लाइन सुनी लग रही है, ये लाइन is nothing but सोशलिज्म को डिपेक्ट कर रही है. So after the Second World War, the East European countries that the Soviet army had liberated from the fascist forces. Liberate मतलब फ्री करा था. किसने किया था? सोवियत आर्मी ने from the fascist forces. Fascist forces, those countries जिनके ऊपर डोमिनेशन था फासिज्म का, यानी कि जर्मनी का, उनको जब लिबरेट करा, so they came under the control of USSR. तो यूएसएसआर ने जब फासिस्ट कंट्रीज को जिनके ऊपर जर्मनी का फोर्स था, ठीक है, जर्मनी उनको लिबरेट किया, उनको फ्री किया, तो उन कंट्रीज के लिए यूएसएसआर एक भगवान देवता बन गया और उन्होंने बिना सोचे समझे यूएसएसआर को ज्वाइन कर दिया और उन्हीं के ग्रुप को क्या बोला गया था? सोशलिस्ट ब्लॉक, जिसका नाम था वॉर्सो पैक्ट. तो अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि सोशलिस्ट ब्लॉक ऑफ यूएसएसआर वाज नोन एज नथिंग बट वॉर्सो पैक्ट. और ये क्या था? एक मिलिट्री अलायंस था. राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन किसको काउंटर करने के लिए वॉर्सो पैक्ट वाज मेड. यूएसए का एक और मिलिट्री अलायंस था जिसको काउंटर करने के लिए यूएसएसआर ने वॉर्सो पैक्ट बनाया इन द ईयर 1955. तो अभी के अभी कमेंट में लिखिए कि किसको काउंटर करने के लिए यूएसएसआर ने वॉर्सो पैक्ट बनाया था. अगर यूएसएसआर की बात करें, इट वाज अमेलगमेशन ऑफ 15
countries and Russia being the larger one. क्यों? क्योंकि रशिया का एरिया एंड रिसोर्सेस बहुत ज्यादा थी. सो अगर बात करें यूनियन की, रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, मोल्दोवा, बेलारूस, लातविया, लिथुआनिया एंड एस्टोनिया. All these countries were the part of सोवियत सिस्टम. तो इन्हीं कंट्री से बना के मिला के बना था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक. Before that, I have a great news for all of you that we at KP Classes are going to launch a crash course for all of you for your CUET preparation. जी हाँ दोस्तों, हम आपकी CUET की प्रिपरेशन को और भी ज्यादा बूस्ट कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए कोर्सेज लॉन्च करे हैं फॉर ह्यूमैनिटीज, फॉर साइंस एंड कॉमर्स एंड जनरल टेस्ट एज वेल. If you want to boost your score, if you want to score 800 on 800 in your CUET examination, so this course is specially for you and it is very cost effective. In just 4,999 rupees, you will be getting all domain subjects of humanities, including your language, which is English, and general test. और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या फिर साइंस बैकग्राउंड से हैं, उसकी भी कोई चिंता नहीं है. सारे डोमेन्स, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज सिर्फ 4,999 में वी विल बी गिविंग टू यू. लेकिन अगर आपको डोमेन्स की प्रिपरेशन नहीं करनी है, यू आर टारगेटिंग योर GT, विच इज योर जनरल टेस्ट, दैट टू माई फ्रेंड इज अवेलेबल टू यू इन जस्ट 2,999 rupees. So what you guys are waiting for? Please join our courses so that you can boost your CUET preparation as well. Okay, and you can follow us on Instagram, join our Telegram groups, WhatsApp groups for the latest board notification or CUET notification, so that कोई भी notification आपके पास आए तो आप सबसे पहले updated रहें. Then, Second World War, the Soviet economy was then more developed than the rest of the world. So Second World War के बाद सोवियत इकोनॉमी ने एक बूस्ट शो किया, काफी ज्यादा डेवलप हो गई थी, लेकिन अभी भी वो यूएस के नीचे रही थी. तो इट वाज यूएसए, देन यूएसएसआर की इकोनॉमी एंड देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. Soviet state ensured that minimum standard of living for all the citizens. Government subsidized basic needs including health, education, childcare and other welfare schemes. तो कहीं ना कहीं सोवियत सिस्टम was doing pretty good. सोवियत स्टेट ने इंश्योर किया कि सारे सिटीजन्स को हम मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, ये मिनिमम प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, एंड कुछ वेलफेयर स्कीम्स भी लॉन्च करेंगे सो दैट इट विल बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द सिटीजन्स. Soviet system very bureaucratic. It became very bureaucratic and authoritarian, making the life very difficult for its citizen. But कुछ टाइम के बाद सोवियत सिस्टम काफी ज्यादा अथॉरिटेरियन हो गया था, डिक्टेटर में बदल चुका था, अपनी अपनी करने लगा था, जिसकी वजह से सिटीजन्स को काफी दिक्कत होने लगी. एंड आर्म्स रेस की बात करें, it managed to match the USA from time to time. लेकिन सोवियत सिस्टम they lag behind the West in the technology, infrastructure and in fulfilling the political or economic aspirations of the citizens. Again, अगर weapons की बात करें, USSR, सोवियत सिस्टम ने काफी ज्यादा weapons बनाए थे, ठीक है, लेकिन अभी भी वो वेस्ट यानी कि USA से पीछे ही चल रहे थे. एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशन यानी कि डेमोक्रेसी और ओपननेस इकोनॉमी पे अभी कहीं ना कहीं लैक कर रही थी, पीछे थी. सो इट वाज faltering in the late 1970s and the economy became stagnant. So basically सोवियत सिस्टम की इकोनॉमी वाज राइजिंग एंड 1917 इसके बाद ये स्टैग्नेंट हो गई, बिल्कुल स्थिर हो गई, ना ऊपर जा रही थी ना नीचे आ रही थी.
तो दिस वाज द मेन रीजन जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, बिकॉज पीपल वर नॉट हैप्पी, स्टेट बिकेम ब्यूरोक्रेटिक, इकोनॉमिक एस्पिरेशंस पीपल की नहीं पूरी हो रही थी, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस पूरी नहीं हो रही थी, दैट्स व्हाई स्टेट बिकेम ब्यूरोक्रेटिक. Another reason, let me know in the comment section who is he. He is none other than Mikhail Gorbachev. So Mikhail Gorbachev 1985 में सोवियत यूनियन के क्या बने थे, जनरल सेक्रेटरी बने थे, और इन्होंने डिसाइड करा कि हम सिस्टम को रिफॉर्म करेंगे. क्यों? क्योंकि उनसे ये सब देखा नहीं गया, एंड ही डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू रिफॉर्म आवर सिस्टम. एंड कैसे उन्होंने सिस्टम को रिफॉर्म करा? ही डिसाइडेड टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद द वेस्ट एंड डेमोक्रेटाइज and reform the Soviet Union, but he did not anticipate the defects of the system. So सबसे पहले इन्होंने क्या करा कि हम वेस्ट यानी कि यूएसए से अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज करेंगे एंड डेमोक्रेटाइज करेंगे. तो क्या गॉर्बेचोव डेमोक्रेसी लाना चाहता था? जी हाँ, वो सोवियत सिस्टम में डेमोक्रेसी लाना चाह रहा था, विच मीन्स कहीं ना कहीं वो कैपिटलिज्म लाना चाह रहा था. क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि हम यूएसए से थोड़े से अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज कर सके एंड डेमोक्रेसी ला सके अपने सोवियत सिस्टम पे, जो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा स्केप्टिकल लगा, लोगों को वेग लगा कि क्यों गॉर्बेचोव ये पॉलिसीज, ये कैपिटलिज्म इंट्रोड्यूस कर रहा है इन द एरिया ऑफ सोशलिज्म. So people in the East European countries which were a part of Soviet bloc, they started to protest against their own government. क्यों? क्योंकि आपकी सरकार तो रिफॉर्म करना चाहती है, एग्जिस्टिंग नॉर्म्स को तोड़ना चाहती है और तोड़ के एक नया सिस्टम लाना चाहती है जो लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था. And Gorbachev did not intervene when the disturbances occurred and the communist regime collapsed after the other. So एक के बाद एक धीरे धीरे collapse होना शुरू होता देखा गया. Then कुछ reforms आए which were opposed by the leaders within the communist party. जो democratic reforms Gorbachev इंट्रोड्यूस करना चाह रहा था, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने ही उनको अपोज करना शुरू कर दिया. सो बेसिकली इवन कम्युनिस्ट पार्टी वाज नॉट हैप्पी विद इट. सो इसी के अगेंस्ट एक coup took place in the year 1991 and it was encouraged by the Communist Party hardliners. कम्युनिस्ट पार्टी के ही एक विंग ने गोर्बेचोव के अगेंस्ट एक coup, यानी कि जब आपकी देश की मिलिट्री आपकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाती है उसको हम coup कहते हैं. तो कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स ने एक coup मिखाइल गोर्बेचोव के अगेंस्ट इंट्रोड्यूस करा. सो द पीपल डिडंट वांट द ओल्ड स्टाइल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी एंड वांटेड फ्रीडम. लोगों को भी फ्रीडम चाहिए था. क्यों? क्योंकि द स्टेट बिकेम ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेटिव. सो दिसंबर 1991 की बात है. The leadership, under the leadership of Yeltsin, he is none other than your Boris Yeltsin. Russia, Ukraine and Belarus, three major republics of USSR declared that Soviet Union was disbanded. December 1991 की बात है. Three major republics of यूक्रेन, रशिया एंड बेलारूस, उन्होंने डिक्लेयर किया कि अब सोवियत सिस्टम जैसी कोई चीज नहीं एग्जिस्ट करेगी. And capitalism and democracy were adopted as the basis for the post-Soviet republic. और हम अब क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी को हम क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं. ठीक है. So Russia was now accepted as the successor state of the Soviet Union and it inherited the Soviet seat in the UN Security Council. Russia accepted all the international treaties and commitments of the Soviet system. So Mikhail Gorbachev दो पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, ठीक है, जिसको कहते थे पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट, which means पेरेस्ट्रोइका means political restructuring, डेमोक्रेसी को लाना. He wanted to introduce democracy in the Soviet system, and the second policy was the glasnost policy,
which meant economic restructuring. Economic restructuring means सोवियत इकोनॉमी वाज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। वो कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की एक्टिविटी को अपने स्टेट में अलाउ नहीं करती थी। तो ग्लासनोस्ट की पॉलिसी के थ्रू सोवियत यूनियन वांटेड टू बिकम एन ओपन इकोनॉमी, जिसके थ्रू वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जैसी एक्टिविटीज को कंडक्ट कर सके। तो इन दो पॉलिसीज की वजह से ही मेजर disintegration facilitated in USSR and somehow it happened and capitalism finally adopt हो गया, democracy adopt हो गई। So पार्टी हार्डलाइनर्स क्यों इसके अगेंस्ट थे? क्यों? क्योंकि उनकी पावर कम हो जाती। अगर डेमोक्रेसी आ जाता तो इसका मतलब पीपल हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर पार्टी कुछ गलत कर रही है तो लोग उनको डिसएग्री कर सकते हैं, डिसेंट कर सकते हैं। यही डेमोक्रेसी का रूल है कि इफ यू डोंट लाइक द गवर्नमेंट पॉलिसीज यू कैन डू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। यही बात कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स को कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनकी पावर कहीं ना कहीं कम हो जाती। तो इस वजह से कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स ने ये कूप गोर्बाचोव के अगेंस्ट किया था। So why did the Soviet Union disintegrated? सीधा 6 मार्कर ये क्वेश्चन बनेगा कि what were the reasons for disintegration of the Soviet Union? So first and the foremost reason was the internal weakness in the institutions that failed to meet the aspirations of the people. Example, there was lack of democracy. Lack of democracy in the Soviet system, जिसकी वजह से लोग खुश नहीं थे एंड उन्होंने भी कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट में हिट करी थी। सेकेंड, सोवियत यूनियन ने अपनी सबसे ज्यादा रिसोर्सेज न्यूक्लियर और मिलिट्री आर्सेनल में लगा दी, ठीक है, जिसकी वजह से बाकी चीजों के लिए पैसे नहीं बचे थे। एंड क्यों न्यूक्लियर और मिलिट्री आर्सेनल वेपन्स बना रहे थे? क्योंकि माय फ्रेंड दिस वाज द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर एरा फ्रॉम 1945 टिल 1991। कोल्ड वॉर का पीरियड था जहां पे दोनों ही सुपर पावर आपस में एक दूसरे से लड़ रही थी, बट देयर वाज नो एंगेजमेंट ऑफ डायरेक्ट वॉर विथ ईच अदर। ये बेसिकली आइडियोलॉजिकल वॉर था, ठीक है, आइडियोलॉजीज को स्प्रेड करना था। यूएसए को कैपिटलिज्म, यूएसएसआर को सोशलिज्म स्प्रेड करना था, जिसकी वजह से उनको लग रहा था कि ये कभी भी वॉर हो सकता है। सो इस वॉर को प्रिपेयर करने के लिए वी शुड बी रेडी। तो सारा सामान, सारे अपने रिसोर्सेज उन्होंने मिलिट्री और न्यूक्लियर आर्सेनल यानी कि वेपन्स बनाने में लगा दिया था, जो बाकी चीजों की वजह से, बाकी इनकी चीजों की वजह से बाकी चीजों में के लिए पैसे नहीं बच रहे थे। इस वजह से भी इकोनॉमिक स्टैग्नेशन काफी साल तक हुआ, जिसकी वजह से गुड्स की शॉर्टेज हो गई एंड लार्ज सेक्शन ऑफ सोवियत सोसाइटी बिगेन टू डाउट इन क्वेश्चनिंग द सिस्टम। इसलिए लोगों को डाउट होना शुरू, डाउट हुआ तो वो सरकार के आगे पूछने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सरकार कोई जवाब नहीं दे रही थी। क्यों? क्योंकि द सिस्टम वाज bureaucratic in nature. So, and third one is that Communist Party had ruled that the Soviet Union for over 70 years was not accountable. There was no accountability. Accountability is nothing but answerability, when government is answerable to you, and this is the first and the foremost feature of a democratic country. Yes my friends, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी अकाउंटेबल नहीं थी, आंसरेबल नहीं थी। अगर कोई भी पॉलिसी, कोई भी चीज अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो उसका जवाब गवर्नमेंट लोगों को नहीं दे सकती। इस वजह से भी द environment in the Soviet system was authoritative. When ordinary people were alienated by slow and stifling administration, there was corruption as well, inability of the system to correct the mistakes that it had made, and the unwillingness to allow more openness in the government and the centralization of the authority in the vast land. So basically, पूरी का पूरा system was centralized in nature.
section of society was not happy with the reforms of the Gorbachev. Even कुछ लोग Gorbachev के रिफॉर्म्स के अगेंस्ट भी थे. कौन कौन से रिफॉर्म्स थे? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रॉइका. And it was believed that the reforms introduced by Gorbachev was at a very slow pace. क्योंकि ऐसा माना जाता था, इवन Gorbachev को नहीं पता था कि ये मैं पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर तो रहा हूं, लेकिन करूं कैसे, क्योंकि ये चीज उसके लिए भी कहीं ना कहीं नहीं थी. Then comes एक नेशनलिज्म की फीलिंग आई. Desire for sovereignty within the various republics, including Baltic and Russian republics. Please write down in the comment section which are the 3 Baltic nations. Baltic nations के नाम लिखिए. There are 3 Baltic nations जो सराउंड करते हैं Baltic Sea को. Write down in the comment section which are the 3 Baltic nations. Again, इन लेक्चर की वीडियोस, इन लेक्चर्स की पीडीएफ, इन लेक्चर्स का जो मॉक टेस्ट एंड सैंपल क्वेश्चंस है, ये आप कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री. क्या बात कर रहे हो मैम? बिल्कुल सही कह रहे हैं. ये आपको हमारे ऐप पे एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा. ठीक है, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो केपी एग्जाम प्रेप ऐप आपको डाउनलोड करना है. केपी क्लासेस के बहुत सारे ऐप्स आ रहे हैं जो सारे फेक हैं. ओरिजिनल ऐप दैट इज द केपी एग्जाम प्रेप ऐप यू हैव टू इंस्टॉल इन योर फोन्स. एंड अगर आप iOS यूजर हैं तो वो क्लास प्लस के नाम से आएगा. सो देर किस बात की, अभी के अभी डाउनलोड करिए, अपना नंबर डालिए, OTP डालिए एंड यू कैन एक्सेस टू आवर फ्री मटेरियल. क्लास के लेक्चर्स, क्लास के पीडीएफ, क्लास के सैंपल पेपर्स, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल टू यू एब्सोल्युटली फ्री. मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको फ्री मटेरियल पे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं. जिस कोर्स का आपको फ्री मटेरियल चाहिए, सैंपल क्वेश्चंस चाहिए, मॉक पेपर्स चाहिए एंड लेक्चर्स चाहिए. लेकिन अगर आप स्टोर पे जाते हैं so you can purchase our courses, our notes, our test material, everything is available to you my friends. so देर किस बात की, अभी के अभी डाउनलोड करिए and you can get access wherever and whenever you want. so आगे क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, this we are going to discuss in the part 2. So stay tuned. Thank you for watching. Till then, bye bye. Take care. KP Classes. Dedicated to excellence.